नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम कोई एक पॉपुलर टॉपिक लेकर आते थे, लेकिन आज से हमने अपनी पढ़ाई का सिनेरियो चेंज कर दिया है। आज से हम टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसी के संदर्भ में हम भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल। तो उसी में आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो है भारत की भौगोलिक स्थिति, कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति वो कैसी है। ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन हमेशा से ही इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर मैप के ज़रिए समझेंगे तो बड़ी आसानी से इस टॉपिक से हम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम मैप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में आपको मैप मिलेंगे जिसके ज़रिए आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। ये जो टॉपिक है यह भारत के भूभाग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के भूभाग से जुड़ा हुआ टॉपिक। अब जो यह भौगोलिक स्थिति है ये स्टार्ट कैसे हुई? क्या हुआ कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड काल कितना था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। कोई कहता था ये 3300 से करीब आई थी, लेकिन कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 की जो पद्धति आई थी उसके जरिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम था वो 2350 से 1750 ये माना गया। जब हम हिस्ट्री में आएंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल भारत की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी, सबको पता है। व्यापार करते थे यहाँ के लोग, ये सब चीज़ें इसमें थी। तो इनका नाम जो था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, इनको हम आर्यावर्त कहते थे। उत्तर भारत में बसने वाले, यानी कि ये भारत 4 भागों में बांट दिया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो उत्तर भारत में बसते थे उसको कहते थे आर्य, और आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे भरत। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी नदी में था, सिंधु नदी घाटी में था। मतलब सिंधु नदी थी, और ईरानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, क्योंकि जो ईरानी थे वो सा को हा पढ़ते थे, तो वो कहते तो सिंधु थे लेकिन उनके मुंह से हिंदू निकलता था। और सिंधु नदी के उस पार रहने वाले हिंदुस्तान, यानी हिंदू नदी के उस पार रहते हैं लोग हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान हो गया। और यूनानी थे, यूनानियों ने इस सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस के उस पार जो रहते हैं, इंडस के उस पार जो देश है वो है इंडिया, इसलिए ऐसे इसका नाम इंडिया पड़ गया। अब मालूम चल गया कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा। अब बात आती है अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति कैसी है, ये विस्तार कैसा है? भारत की स्थिति सब जानते हैं, भारत एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भारत की? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है भारत। दक्षिण और मध्य भाग, जैसे अपन उत्तर में कहेंगे कौन सा देश है तो जापान, लेकिन दक्षिण मध्य में है अपना इंडिया। भारत विविधताओं का देश है, सब जानते हैं। इसकी चतुष्कोणीय आकार है। अब भारत का आकार बोलते हैं चतुष्कोणीय है, क्यों है?
अब आप मैप देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो है 3214, और पूरब से पश्चिम तक है 2933। अगर इसको अपन घटाएंगे तो निकल के आएगा 281 किलोमीटर। इसका इतना अंतर है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में अंतर है 281 किलोमीटर। इसी कारण इसका आकार चतुष्कोणीय आकार हो गया। और सब जानते हैं कि भारत में उत्तर में हिमालय है और मध्य में विशाल नदियाँ हैं और दक्षिण में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, वन से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, तथा उत्तर पश्चिम भाग में मरुस्थल, यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया है उत्तर और पश्चिम भाग, उसमें रेत का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पश्चिम जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, और उत्तर पूरब में पूर्वांचल तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। सब जानते हैं दक्षिण में हिंद महासागर है। यह बृहद भौगोलिक ये इकाई हो गई जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब आपने क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो कुछ देश हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं देख लो आप। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, ये कुल 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। अब हम जानते हैं कि जनसंख्या में भारत दूसरे पर है, लेकिन क्षेत्रफल में कितने पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है रूस, पूरे विश्व में सबसे बड़ा रूस है। दूसरे नंबर पर है कनाडा। लगता नहीं है, लेकिन ये कनाडा दूसरे सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसका जो आकार है वो छिछला हुआ है, यहाँ वहाँ फैला हुआ है। और तीसरे पर है चीन, चौथे पर है अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना देश भारत। अब आप ये मैप देख रहे हैं, इसी मैप के जरिए भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। ये मैप आप पढ़ लो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर है 37 डिग्री 6 पर कौन सा है? इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी सबसे उत्तर में कौन सा है? इंद्राकोल। इसके बाद भारत की ज़मीन ख़त्म, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे है तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कैप कमोरिन 8 डिग्री 4 पर। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पूरे भारत का नहीं बोलेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। लेकिन ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी हो गया। कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन हो गया। अब पूरब से पश्चिम का विस्तार देख लो। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, जो गुजरात में है 68 डिग्री 7 पर। और सबसे पूर्वी कौन सा हो गया? किबिथु, जो कहाँ है? अरुणाचल में 97 डिग्री 25 पर। अब बात आती है कि भारत की जो सीमा है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत कितनी साझा करता है अपनी सीमा? 3323 किलोमीटर। फिर है अफ़गानिस्तान, जो 106 किलोमीटर है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है वो पीओके में पड़ता है। पीओके से अफ़गानिस्तान की सीमा मिलती है, यानी कि जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन नक्शे में भारत और पाकिस्तान की सीमा मिली हुई है। और तीसरे नंबर पर है भारत चीन।
भारत और चीन से कितनी सीमा है? 3488 किलोमीटर भारत की सीमा चीन से लगी हुई है। नेपाल से कितनी लगी है? 1751 किलोमीटर। और भूटान से लगी हुई है 699 किलोमीटर। भारत चीन सीमा की रखवाली कौन करता है? ITBP। भूटान के साथ SSB लगी होती है, नेपाल में SSB लगी होती है। और म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा सीमा भारत बांग्लादेश से बनाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। अब आप देखिए, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यानी कि चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है? सबसे पहला दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अभी बताया था। दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट को अपन पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिगमेलियन पॉइंट, और इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी। ऑप्शन में आ जाता है पार्सन पॉइंट। तो ये 2004 में एक सुनामी आई थी, तो ये क्या हुआ था? ये पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोलें, ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। लेकिन फिर सुनामी गई तो ये फिर से आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार का प्रभाव। इससे हमेशा से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये ग्लोब देख रहे होंगे, इसमें जो खड़ी हुई लाइनें दिख रही, ऐसी लाइन जो दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि लैंगिट्यूड। लैंगिट्यूड लाइन। और जो इस टाइप की लाइन दिख रही हैं, इनको बोलते हैं अक्षांशी रेखाएं, यानी कि इनको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड। और पृथ्वी को दो भागों में कौन काटता है? कर्क रेखा। भारत को दो भागों में काटता है कर्क रेखा, और पृथ्वी को दो भागों में काटता है जीरो अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या हम कभी कभी विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटता है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा दिख रही हैं, ये आप देख रहे होंगे एक दूसरे के समांतर होती हैं, और इनके जो बीच की गैपिंग है वो 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। अब बात आती है अक्षांशी विस्तार का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले आता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसे हम उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से ये गुजरती है, जिससे 8 राज्य, कौन कौन से मैप में दिख रहा होगा आपको? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर ये गुजरती हुई चली जाती है। यानी कि भारत के 8 राज्यों से गुजर जाती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान आ जाता है, लेकिन राजस्थान को अपन समझ नहीं पाते, क्योंकि राजस्थान का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होगा से ये गुजरती है, और हम गलती कर देते हैं। लेकिन यह है 8 राज्य ये हैं, आप याद कर लेना। अब कर्क रेखा करती क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तो है, लेकिन ये भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को अपन बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधी, या हम कभी कभी कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधी बोलते हैं, और दक्षिण भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंधी। अब ये उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी होता क्या है? देखो, उष्ण कटिबंधी, इसमें मौसम होता है गुनगुना टाइप का। गुनगुना बोलें तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना पड़े, जैसी अपने यहाँ गर्मी पड़ती है इतनी गर्मी नहीं, बस उमस टाइप की होती है, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधी। और उपोष्ण कटिबंधी, जैसे जम्मू कश्मीर में सर्दी पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? क्योंकि विषुवत रेखा से आप जितना दूर होते जाएंगे उतनी ही सर्दी होती जाएगी, और विषुवत रेखा के जितने आप करीब आएंगे उतनी ही गर्मी होती जाएगी। अब बात आती है देशांतरी विस्तार का प्रभाव।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जिसे हम भारत में क्या बोलते हैं, मानक देशांतर रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। याद करने वाली चीज़ कि भारत के क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत के कौन से राज्य से देशांतरी रेखा या देशांतर रेखा नहीं गुजरती। तो गुजरती कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर भारत की ये जो मध्याह्न रेखा है, देशांतर रेखा, ये गुजरती है। अब मानक मध्याह्न रेखा क्या होती है? चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह देश के बीचों बीच गुजरती है, 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 देशांतरी दूरी की स्थित स्थानों के बीच में 30 मिनट का समयांतर हो। अब आती है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरी दूरी को पार करने में या पूर्ण करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे केवल एक IMP क्वेश्चन बनता है, जो GMT है, ग्रीनविच टाइम, वो इलाहाबाद से लिया गया है और इसमें 30 मिनट का आगे होती है, 0 देशांतर से लगभग 30 मिनट आगे होती है। बस इतना ही इसमें IMP क्वेश्चन एक बनता है। और एक और है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटबंधी समय क्षेत्र हैं। तो आज इतना ही हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे जननांकीय एवं भौगोलिक आकार। भारत का भौगोलिक आकार कैसा है, मतलब कौन से देश की कौन से सीमा कितनी लंबी है, या फिर कौन से तट के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर है कोरोमंडल तट, कहाँ पर है मालाबार तट, बैगा तट कहाँ पे, ये सब हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको और अच्छी तरह से रिवीजन कर लो और अपनी तैयारी अच्छी करें।